वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज जो है हम लोग जो है गेस्ट पेपर लेकर आए हैं। सब्जेक्ट कोड जो है वो रहेगा आप लोगों का। सब्जेक्ट कोड जो है वो है हम लोगों का, मैं बता दूं आप लोगों को, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है, BHDLA 136, ठीक है, जिसके सब्जेक्ट का नाम है हिंदी भाषा लेखन कौशल। तो ये जो सब्जेक्ट का नाम है, इसका गेस्ट पेपर लेकर आए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स का पीडीएफ है ये। अगर आपको ये पीडीएफ बाय करना है तो रीजनेबल सा प्राइस आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं। ये पेड है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। फ्री का सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो। और साथ ही साथ जो है हम लोगों का पेड इसलिए है क्योंकि हमें भी अपनी टीम को जो है जो आगे चलाना होता है, सो दैट हम लोगों ने व्हाट्सएप पे एक रीजनेबल सा प्राइस रखा है जिसमें आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं और ले सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट कवर कर दिए हैं, बीकॉम जी के, बीकॉम के, बीकॉम एफ, बीबीए, एमकॉम, एमबीए। साथ में हम लोगों ने बीएड भी स्टार्ट किया है। इतने सारे जो कोर्स कोड है जिसमें हम लोग काफ़ी कुछ कवर कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम होने जा रहा है वो होने जा रहा है 6 जून 2026 को, यानी 6 जून 2026 को इसका पेपर है। सबसे पहला जो पेपर था बीकॉम जी वालों का, वो 4 तारीख को था, जो कि बेगला 137 का है। वो मैंने ऑलरेडी वन शॉट कंप्लीट करा दिया, पेपर का पैटर्न भी बता दिया और हर तरीके से क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आज जो ये हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे BHDLA 136, जो कि हिंदी भाषा के ऊपर है। और ये हमें बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटीए, एमकॉम, एमबीए में अगर आपको हिंदी भाषा से रिलेटेड कोई भी किताब मिलती है तो आप ये वीडियो देख के जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ इग्नू में हो तो ही आप ये कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी कोई भी है और किताब का नाम हिंदी भाषा से रिलेटेड है या लेखन कौशल से रिलेटेड है तो आप ये डेफिनेटली करके जा सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने गेस्ट पेपर को। गेस्ट पेपर बोले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है हम लोगों का, ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आपको अपने प्रश्न देखने को मिलेंगे और उत्तर भी इसी प्रकार से आपको अपने एग्जाम में देना है। सबसे पहला प्रश्न आता है, शब्द निर्माण और शब्द रचना का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो बेसिकली यहाँ पर भाषा जो है क्या है, हम लोगों ने हिंदी भाषा के बारे में पढ़ा है एंड शब्द के बारे में पढ़ा है, शब्द निर्माण के बारे में पढ़ा है। तो प्रश्न ही यही है हमारा, शब्द निर्माण और शब्द रचना का विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी शब्द निर्माण कैसे हुआ, शब्द रचना क्या है, इसको हमें विस्तृत वर्णन करके बताना है। तो जो मानव भाषा जो है, मानव जो भाषा है अभिव्यक्ति का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। यानी कि जो भाषा है इंसान उसी के द्वारा एक दूसरे से बात कर पाता है क्योंकि वही उसका माध्यम है, वही उसका मीडियम है। भाषा की स्मृति उसके शब्द भंडार पर निर्भर करती है। नए विचारों, भावों तथा अनुभवों को व्यक्त करने के लिए समय समय पर नए शब्दों की आवश्यकता होती है। इन्हीं नए शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया को शब्द निर्माण तथा शब्दों के आंतरिक संरचना और गठन के अध्ययन को शब्द रचना कहा जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है जो नए नए हमारे विचार होते हैं, हमारे भाव होते हैं जो हमारे मन में होते हैं, कुछ अनुभव होते हैं जो हम एक्सपीरियंस जो करते हैं, उसको व्यक्त करने से समय समय पर नए शब्दों की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को जोड़ते हैं, तो हम कुछ नई नई चीज़ों को, नए नए शब्द को जो है अपनी भाषा में लाते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं नए शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया को शब्द निर्माण कहते हैं। साथ ही साथ शब्दों को आंतरिक संरचना और गठन के अध्ययन को शब्द रचना कहा जाता है। भाषा विज्ञान में यह एक क्या है, महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय सब्जेक्ट है क्योंकि इसके माध्यम से भाषा का विकास हुआ, परिवर्तन समझा जा सकता है। जो चेंजेस आ रहे हैं वो हम समझ सकते हैं। जैसे इंग्लिश में भी हम देखते हैं चीज़ें वही होती हैं, वर्ड्स होते हैं, उसका हिंदी में भी मीनिंग जो होता है वो हम समझ पाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या समझ रहे हैं कि जब भी हम किसी से बात करते हैं, हमारा जो माध्यम होता है वो दोनों का सेम होता है, तो हमें भाषा समझ आ जाती है। और उन्हीं बात करते-करते नए-नए जो शब्द आ रहे हैं, शब्द निर्माण कहलाता है। जैसे कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, उसको हिंदी आती है, मुझे भी हिंदी आती है, तो अच्छे से हमारी जो है हमारा जो माध्यम है वो
हिंदी रहता है और हमें समझ भी आता है। शब्द निर्माण का अर्थ क्या है? शब्द निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भाषा में नए शब्द बनाए जाते हैं, जैसे समाज, विज्ञान, तकनीक, संस्कृति, राजनीति के विकास के साथ भाषा में नए शब्दों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए दूरदर्शन, ठीक है, मोबाइल, ईमेल आदि आदि शब्द आधुनिक आवश्यकताओं के कारण बने हैं। क्योंकि यहाँ पे शब्द निर्माण क्या है? शब्द का जो निर्माण है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भाषा में नए शब्द बनाए जाते हैं। किसी भी भाषा में नए-नए जो शब्द आते हैं, जैसे समाज हो गया, विज्ञान हो गया, ये सारे, ईमेल हो गया, मोबाइल, ये सब क्या है? आधुनिक आवश्यकता के कारण बने हैं। फिर आता है शब्द निर्माण के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? इसके भी कुछ प्रकार हैं, कुछ टाइप्स हैं। सबसे पहला उपसर्ग द्वारा शब्द निर्माण। तो जब किसी मूल शब्द के पहले कोई शब्दार्थ जोड़ा जाता है तो नए शब्द बनाता है, इसे उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण, सु जमा पुत्र, सपुत्र बन गया। ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं जब भी आपका पेपर होगा तो, ठीक है। आ प्लस यानी जमा, आ जमा न्याय, अन्याय, प्रति जमा दिन, प्रतिदिन, उपसर्ग शब्द के अर्थ में परिवर्तन देता है। यानी कि ये क्या है? एक तरीके से उपसर्ग द्वारा निर्माण जो होते हैं उसमें जब किसी मूल शब्द के पहले कोई शब्दार्थ जोड़ा जाता है, उसके पहले हम जोड़ रहे हैं, जैसे सु, आ, प्रति, तो उससे एक हमारा क्या बना? एक सुपुत्र बना, अन्याय बना, प्रतिदिन बना, ये सब क्या है? शब्द बनाता है। उपसर्ग शब्दों में परिवर्तन कर देता है, ठीक है। प्रत्यय द्वारा निर्माण, जब किसी मूल शब्द के अंत में कोई शब्दार्थ जोड़ा जाता है, अब हम लास्ट में जोड़ रहे हैं, जैसे मीठा है, मीठा प्लस पीछे जमा आस कर दिया तो मिठास बन गया। फिर हमने सफल जमा ता करा तो सफलता बन गया। हमने पीछे ता लगाया, क लगाया और आस लगाया तो इससे हमारा शब्द बन गया एक परफेक्ट, और ये पीछे लगता है। प्रत्यय जोड़ने के शब्द के रूप और अन्य दोनों बदल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रत्यय जोड़ने से क्या होता है? शब्द का जो रूप होता है या फिर उसका अर्थ होता है वो बदल जाता है। जैसे बाल जमा का तो बालक बन गया, ठीक है। समास द्वारा शब्द निर्माण जो होते हैं वो होते हैं दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर जो नया शब्द बनता है ना, वो समास कहलाता है। जैसे कि राजपुत्र इज इक्वल टू, ठीक है, तो राजा का पुत्र, यानी कि हमने यहाँ पे दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिलाकर जो यहाँ पे बनाया है, उस जो नया शब्द यहाँ निकल कर आया है वही हमारे लिए यहाँ पे समास कहलाता है, ठीक है। तो आपको इतनी बात अच्छे से समझ आई होगी। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे जो बच्चे हैं वो सोच रहे हैं कि मैम हमें डर लग रहा है कि हमारा पेपर किस प्रकार से आएगा। यहाँ पर जो है आपको टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कोई आवश्यकता नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, पेपर आसान ही आएगा। बस आपको मेरी चीज़ें समझनी है, जो-जो एक्स्ट्रा होंगी मैं समझाऊँगी साथ-साथ। जो मैंने यहाँ पे इक्वल टू बोला तो इसको हम हिंदी में बराबर बोलेंगे, ठीक है, बराबर, ठीक है। राजपूत बराबर राज का पुत्र, जलपान बराबर जल और पान, विद्यालय का विदा का आल्य। तो इस प्रकार से हैं। संधि द्वारा शब्द निर्माण जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं? दो वर्णों या शब्दों, मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादातर हिंदी में ही बोलूं क्योंकि ये हिंदी का जो है वो वीडियो बन रहा है, ठीक है। संधि द्वारा शब्द निर्माण जो होता है, दो वर्णों या शब्दों के मेल से ध्वनि परिवर्तन होने पर नया शब्द बनता है। उदाहरण के लिए विदा प्लस आल्य। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो दो वर्णों या शब्दों का जो मेल बनाया है, जो कॉम्बिनेशन बनाया है, इससे ध्वनि ध्वनि जो आती है ना, उसमें परिवर्तन आ रहा है, यानी चेंज आ रहा है। सो दैट ही यहाँ पर संधि द्वारा शब्द निर्माण है। मैं कुछ कुछ इंग्लिश भी बोलूंगी सो दैट जो बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है उनको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में बोलूंगी तो समझ आएगा। उदाहरण के लिए विद्या प्लस आल्य है तो विद्यालय है, हिम प्लस आल्य तो हिमालय है। ऐसे इस प्रकार से आप जो है अपने जो है उदाहरण दे सकते हैं, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। पुनरुक्ति द्वारा निर्माण जो होता है, किसी शब्द को दोहराकर नए अर्थ वाले शब्द बनाना पुनरुक्ति कहलाता है। उदाहरण के लिए धीरे धीरे, धीरे धीरे हो गया, घर घर हो गया, बात बात हो गया, क्योंकि ये जो ऐसे शब्द होते हैं वो हमारे
जो हमारी डेली कन्वर्सेशन होती है, यानी कि हम किसी से अगर किसी में माध्यम से बात कर रहे हैं तो उसमें ये इस्तेमाल हो जाते हैं। कभी बोलते हैं धीरे-धीरे चला रही थी गाड़ी, या फिर घर-घर की बातें हैं, बात-बात पे उसने ऐसे करती है वो। तो ऐसी कुछ लाइन्स होती हैं जिसमें हम जो है डबल उसको इस्तेमाल करते हैं, और मैंने उदाहरण के लिए आपको समझाया भी कि किस-किस बातों में इसका महत्वपूर्ण यूज़ होता है, इस्तेमाल किया जाता है और डेली बेसिस पे। विदेशी शब्दों का जो ग्रहण है वो हमारे भारत देश में अभी बहुत ज़्यादा हुआ है। अ, हिंदी में अनेक शब्द अन्य भाषाओं से आए हैं, जैसे अंग्रेजी से रेल आया, स्टेशन आया, मोबाइल आया। अरबी फ़ारसी से हमारा किताब, अदालत, बाज़ार ये सब शब्द निकल के आए हैं। शब्द रचना का अर्थ क्या है? तो देखो भई, शब्द रचना का जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, शब्दों की संरचना से है। ये अध्ययन करता है कि शब्द किन इकाइयों से मिलकर बना है और उनके अर्थ कैसे निर्मित होता है। भाषा विज्ञान में इसे रूप विज्ञान भी कहा जाता है, यानी जो शब्द की जो रचना है, ठीक है? सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि अ, यहाँ पर जो बताया गया है वो उदाहरण के साथ बताया गया। तो देखो भाई, रचना जो होता है उसका मुख्य अर्थ होता है किसी नई चीज़ का सृजन या निर्माण या बनावट होता है, कला आप कह सकते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से है। तो शब्द रचना यानी कि शब्द का निर्माण होना, यानी शब्द की बनावट। शब्द का जो निर्माण है, रचना जो है, वो संबंध जो होता है वो शब्दों की संरचना से है। ये अध्ययन जो है किया जाता है कि शब्द किन इकाइयों से मिलकर बना है, किस इकाइयों से वो आया है, किस कैटेगरी से आया है एंड किस अर्थ से निर्मित होता है, इसका अर्थ, उसका अर्थ क्या है। उदाहरण के लिए सफलता शब्द में सफल मूल शब्द है और त जो है वो प्रत्यय है। तो हमें पता लग जाता है कि जो आगे या पीछे जो उपसर्ग और प्रत्यय लगे हैं वो कैसे हैं, एंड उस उदाहरण में मेन शब्द क्या है। जैसे सफलता जो शब्द है वो मूल शब्द है, मूल, ठीक है? तो इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। एंड उसके बाद आता है यहाँ पर कुछ उदाहरण के लिए है जिसमें अन्य शब्द बनते हैं। उदाहरण के जैसे खेल है, तो खेल का खिलाड़ी, खेलना, पढ़ का पढ़ाई, पाठक। तो इस प्रकार से जो है ये मूल शब्द जो निकल के आते हैं, वह शब्द जिससे अन्य शब्द बनते हैं, यानी खेल से खिलाड़ी बनना, खेलना बनना, पढ़ से पढ़ाई, पाठक, ये सब उदाहरण के लिए दिए गए हैं। आप लिख सकते हैं उपसर्ग और प्रत्यय ये शब्द निर्माण के महत्वपूर्ण साधन है, कि यानी कि किसी शब्द का अगर मीनिंग बनाना है, बदलना है, अपोजिट में लाना है, उसको उसको उल्टा करना है, तो हम उसके आगे या पीछे कुछ लगाते हैं जिससे कि वो एक मीनिंगफुल चीज़ बनती है, शब्द बनता है। धातु की बात करूँ तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे लिख है, तो लिख का लिखना हो गया, लेखक हो गया, पढ़ का पढ़ाई हो गया, पाठ्य हो गया। तो इस प्रकार से है। शब्द निर्माण और शब्द रचना का महत्व क्या है? ये चीज़ें हमें क्यों पढ़ाई जा रही है, मतलब इससे हमारा क्या फ़ायदा? आपने कभी इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि आपकी मोस्टली लोगों की मदर टंग लैंग्वेज हिंदी है, तो हमें तो सुन-सुन के ही आ चुकी है, हमने कभी ज़ोर नहीं दिया। लेकिन अगर हम हिंदी की एक टीचर बनते हैं, ठीक है? हिंदी हमें अच्छी लगती है, हमें हिंदी पढ़ाना है इन फ्यूचर, ठीक है? तो हमें शब्द निर्माण क्या, शब्द रचना, और वैसे भी हमें इसका ज्ञान होना आवश्यक है, कि जो भाषा हम बोल रहे हैं उसके पीछे जो मूल रूप है या निर्माण है वो हमें पता होना चाहिए, कि जो भाषा हम बोल रहे हैं उसमें जो शब्द आ रहे हैं उसका निर्माण कैसे हुआ, शब्द की रचना कैसे हुई। तो भाषा की समृद्ध बनाते हैं, नए विचारों की अभिव्यक्ति संभव होती है, भाषा को सरल, प्रभावी और वैज्ञानिक बनाते हैं। जो भी हम भाषा, जो भी हम लैंग्वेज यूज़ करें उसको ईज़ी बनाता है, प्रभावी बनाता है एंड वैज्ञानिक बनाता है। साहित्य और संचार में नवीनता आती है, समाज और संस्कृति के विकास को दर्शाते हैं, यानी जो हमारा समाज है, जो हमारी संस्कृति है, उसको एक तरीके से विकसित कराने में मदद करता है ये जो हमारा शब्द निर्माण होता है, ठीक है? निष्कर्ष उन लोगों के लिए है जो कि शॉर्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट में आता है पत्र लेखन के प्रकारों के वर्णन करते हुए अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र का विस्तृत वर्णन कीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि हम कक्षा 5वीं से कक्षा 5वीं से या फिर छठी कक्षा से हम लोग पत्र लिखते आ रहे हैं, और काफ़ी पत्र आपने भी लिखे होंगे, मैंने भी लिखे हैं, और आज तक शायद हम पत्र लिखते हैं जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप स्कूल भी पास आउट कर लेते हैं,
क्योंकि अभी आप स्कूल पास आउट कर चुके हैं, लेकिन आपके बैंक में कोई दिक्कत हो गई है, आपके अकाउंट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, या फिर आपको कोई और अन्य प्रकार की कोई समस्या आ जाती है, जैसे कि गली में कूड़ा का ना उठना, पानी साफ ना आना, या और भी कोई अन्य चीज़ें जो हैं, उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, उसके लिए आप पत्र लिखते हैं। तो पत्र लिखने के लिए हमें समझदारी का होना ज़रूरी है कि वो औपचारिक है या अनौपचारिक पत्र है। पत्र लेखन जो होते हैं, विचारों और भावों को लिखित रूप से व्यक्त करने की महत्वपूर्ण कला है। पहले पत्र ज़्यादा लिखा जाता था क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल कम होता था, व्हाट्सएप नहीं होते थे, ना ही कोई फ़ोन कॉल्स होती थी इतनी। तो हम लोग क्या किया करते थे, पत्र लिखते थे, फिर उसका जवाब आता था और तब जाके हमें कहीं शांति पड़ती थी। लेकिन आजकल हमें किसी से बात करनी है तो हम फटाफट व्हाट्सएप कर देते हैं, विदिन सेकंड हमारा मैसेज पहुँच भी जाता है, मेल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल, कॉन्फ्रेंस कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन पत्र की अपनी ही एक महत्वपूर्ण चीज़ है ये। पत्र लेखन जो है वो एक तरीके से विचारों और भावों को लिखित रूप से व्यक्त करने में एक महत्वपूर्ण कला है। ये संचार का प्राचीन और प्रभावी माध्यम रहा है। पत्र के माध्यम से व्यक्ति अपने विचार, जो भी उसके मन में विचार है, सूचना है, भावनाएँ हैं तथा आवश्यक संदेश दूसरों तक पहुँचाता है। आधुनिक युग में ईमेल और डिजिटल माध्यम के बावजूद पत्र का महत्व बना हुआ है। मैंने वही आपको यही बात समझाई कि आज भले ही हम व्हाट्सएप कर सकते हैं, हर एक चीज़ हमारे पास सुविधा अवेलेबल है, लेकिन फिर भी पत्र का अपना ही एक महत्व है। जैसे कि बैंक का मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, वहाँ पे आपके व्हाट्सएप नहीं चलते, वहाँ पे आपका पत्र ही चलता है। पत्र लेखन भाषा कौशल एक एक आवश्यक अंग है। ये औपचारिक, अनौपचारिक होता है। सबसे पहले बात करें अनौपचारिक के बारे में, जिसको हम इनफॉर्मल बोलते हैं। इनफॉर्मल को आप इनफॉर्मल ड्रेस से भी याद रख सकते हैं कि अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो परिवार, मित्रों, रिश्तेदारों और परिचित व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, जिसमें कोई फ़ॉर्मेलिटी नहीं होती, जो हमारे मन में भावनाएँ हैं, जो भी हम अ, उनसे अपनी बात को साझा करना चाहते हैं, तो हम उनको अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, पत्र लिखते हैं। अनौपचारिक पत्र की कुछ विशेषताएँ हैं, भाषा बहुत सरल और स्वभावी होती है, भावनाओं की प्रधानता होती है, अनौपचारिक नियमों को कठोर पालन आवश्यक नहीं होता, कोई फ़ॉर्मेलिटी नहीं है, कोई बाउंडेशंस नहीं है, आराम से हम लिख सकते हैं। आत्मवीरता और अपमान दिखाई देता है, सॉरी, अपनापन दिखाई देता है, ठीक है? क्योंकि हम यहाँ पे इनफॉर्मल जो हमारे को लिखना है, हम बात करना चाहते हैं, अगर हमें किसी अपने भाई को रक्षाबंधन पे कुछ पत्र लिखना है, तो हम लिख पाते हैं, ठीक है? यानी अपनापन उसमें झलकता है क्योंकि यहाँ पे कोई फ़ॉर्मेलिटी नहीं होती है, किसी भी प्रकार की यहाँ पे जो है देखा-दिखाई नहीं होती, जो हमारे मन में आता है हम वैसी बात कर सकते हैं। शैली व्यक्तिगत और प्रभावशाली होता है। अनौपचारिक जो पत्र के प्रकार जो होते हैं, वो मित्र को पत्र हो सकता है, माता-पिता, बहन-भाई, बधाई पत्र हो सकता है, निमंत्रण हो सकता है, जैसे कि हम किसी को यहाँ पर निमंत्रण दे रहे हैं, ठीक है? सो इस प्रकार से अनौपचारिक पत्र का जो प्रारूप होता है, वो एक तरीके से क्या होता है, क्या-क्या उसमें चीज़ें आती हैं, सबसे पहले तो पता आता है, फिर दिनांक आती है, फिर संबोधन आता है, विषय वस्तु आती है, शुभकामनाएँ जो देनी है वो, और फिर सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर करने होते हैं। उसके बाद उदाहरण के लिए यहाँ पर बताया गया, जैसे मित्र को परीक्षा में सफलता पर हम बधाई देना चाहते हैं, तो हम पत्र लिखेंगे। पत्र लिखना तो आप लोगों को आता ही होगा, बट यहाँ डिफ़रेंस पूछा गया था, यानी कि अंतर पूछा गया था औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में। अब बात करते हैं औपचारिक पत्र के बारे में। ये एक ऐसे होते हैं जो सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, संस्थाओं, ठीक है, अधिकारियों और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए लिखे जाते हैं। जैसे कि आपको कोई भी बिज़नेस रिलेटेड या फिर कोई गवर्नमेंट का कोई ऑफ़िस है या फिर स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ पे भी आपको कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं, वहाँ आप औपचारिक पत्र लिखते हैं यानी फ़ॉर्मल लेटर लिखते हैं। इसको आप फ़ॉर्मल ड्रेस से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि जो फ़ॉर्मल ड्रेस होती है वो हमेशा एक पर्टिकुलर प्लेस पे होती है, जहाँ पे आपको स्कूल, कॉलेज जाना होता है। इनफ़ॉर्मल ड्रेस दैट मीन्स आप पार्टी में जा रहे हैं, यानी अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं या फिर अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं। औपचारिक पत्र की विशेषताएँ क्या हैं? ये भाषा शिष्ट और स्पष्ट होती है, बहुत क्लियर होती है। आज पता चलता है कि किस प्रकार से है, ईज़ी लैंग्वेज है, विषय संक्षिप्त और उद्देश्यपूर्ण होता है, निर्धारित प्रारूप का पालन किया जाता है, व्यक्तिगत भावनाओं का भाव होता है,
ठीक है? जानकारी दी जाती है कि हमें क्या समस्या है और हम वहाँ पे रिक्वेस्ट भी करते हैं उस पत्र में। औपचारिक पत्र के प्रकार कैसे आवेदन पत्र हो सकता है, शिकायत हो सकती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कूड़ा नहीं उठ रहा है या फिर पानी साफ नहीं आ रहा है या फिर हमारे बैंक में कोई दिक्कत हो गई है या फिर हमें स्कूल, कॉलेज या फिर सरकारी पत्राचार, प्रार्थना पत्र कुछ भी है तो वो सारे औपचारिक हैं। तो उसमें भी हमारा क्या आता है, पता आता है, दिनांक आती है, नाम, पद आता है, विषय, संबोधन क्या है एंड धन्यवाद और हस्ताक्षर किए जाते हैं। औपचारिक पत्र के महत्व क्या हैं? सबसे पहले तो यही है, प्रशासनिक कार्यों में सहायक होता है ये और ये हमारे व्यावसायिक संचार को प्रभावी बनाता है, समस्याओं और शिकायतों का समाधान कराता है, नौकरी और शिक्षा संबंधी प्रकार्यों में आवश्यक है। तो ये जो है इसका अंतर है। वैसे तो मैंने आपको काफ़ी डिटेल में कराया, अंतर आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। जो अगला प्रश्न नंबर 3 आता है वो आता है समाचार से आप क्या अभिप्राय हैं? समाचार प्राप्ति के स्रोत समाचार को कैसे प्रभावित करते हैं? तो समाचार जो है वो जनसंचार का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है, एक मीडियम है, क्योंकि इसके बिना हम कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते। समाज में प्रतिदिन अनेक घटनाओं घटित होती हैं जिनकी जानकारी जनता तक पहुँचाने का कार्य समाचार करता है। जो न्यूज़ चैनल है वो इसीलिए बनाए गए हैं कि जगह-जगह पे क्या हो रहा है, हम एक जगह बैठ के देख सकें, जानकारी हमें मिलती है। समाचार केवल सूचना देने का माध्यम नहीं है बल्कि वह समाज को जागरूक, शिक्षित और संदेश भी बनाता है। हम सोचे कि हमें न्यूज़ या समाचार केवल सूचना नहीं देता, इन्फॉर्मेशन नहीं देता बल्कि वह हमें जागरूक बनाता है कि हमें अवेयरनेस आनी चाहिए हमारे अंदर, हमें उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए, हमें संचेत होना चाहिए कि हाँ, ऐसा वहाँ हुआ है तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हमें नहीं करना है या फिर हमें उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। वर्तमान समय में समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट तथा सोशल मीडिया के माध्यम से समाचार तेज़ी से प्रभावित होता है। आजकल मैं देखती हूँ कि समाचार जो है बहुत ही कम लोग देखते हैं। जब कुछ ख़ास न्यूज़ आ रही होती है, ट्रेंड में चली जाती है, तब हम उसके बारे में कुछ सर्च करने का इंटरेस्ट लेते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रही बट काफ़ी जगह ऐसा है, जैसे रेडियो है। अभी क्या है, हमारे भारत देश के अंदर जो है जनगणना हो रही है जो कि हर 10 साल में सेंसस होते हैं। उसमें भी जिन टीचर्स की या फिर जिन जो भी एम्प्लॉइज़ हैं उनकी ड्यूटीज़ लगाई गई हैं, तो वो घर-घर जाके काफ़ी सारे सवाल पूछ रहे हैं। जिसमें ये पूछा जाता है कि आप लोग जो है इंटरनेट जो है या फिर रेडियो जो है आप सुनते हैं कि नहीं सुनते? तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि सरकार भी डाटा जो इकट्ठा कर रही है उसमें जानना चाहती है कि रेडियो पे लोग कितना ध्यान देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और समाचार का अर्थ ही क्या है? नई जानकारी या किसी घटना का विवरण। ऐसी घटना, सूचना या विचार जिनमें जनसाधारण की रुचि हो और समाचार कहलाता है। तो समाचार काफ़ी चीज़ों का उदाहरण है, जैसे चुनाव का परिणाम क्या है, यानी रिज़ल्ट क्या आया जो इलेक्शन हुए हैं, प्राकृतिक आपदाएँ क्या हो रही हैं, खेल प्रतियोगिता क्या है, सरकारी योजनाएँ क्या-क्या बन रही हैं हमारे भारत देश में, वैज्ञानिक उपलब्धियाँ क्या-क्या हैं, कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, कौन-कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात हो रही है और खेल से रिलेटेड हो गए, ये सारी चीज़ें हमें जो है पढ़ाई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं समाचार में। समाचार का जो मुख्य उद्देश्य है वो जनता को सही, त्वरित और निष्पक्ष जानकारी देना होता है, ठीक है? समाचार की विशेषताएँ क्या हैं? आप लोगों को पता होंगी, जैसे कि सहायता, नवीनता, जनरुचि, स्पष्टता, महत्वपूर्णता एंड निष्पक्षता। ये सारी चीज़ों के बारे में हमें जो है पता लगता है। समाचार प्राप्ति जो होती है एक तरीके से वो क्या है, के स्रोत क्या हैं? सबसे पहला तो यही है कि भई समाचार एजेंसीज़ जो हैं या फिर आप लोगों का यहाँ पे जो बताया गया है ये संवाददाता है, ठीक है? तो समाचार जो है उनकी रिपोर्टिंग करता है, हमारे तक बात पहुँचाता है। पीटीआई, यूएनआई जैसी एजेंसीज़ हैं जो कि विविध स्थानों पर समाचार एकत्र कर मीडिया संसाधनों तक पहुँचाती है। सरकारी स्रोत भी हैं जो हमें समाचार के मुख्य स्रोत बताते हैं। सोशल मीडिया में आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, कोई भी न्यूज़ देखनी होती है तो हम लोग यूट्यूब पे सर्च करके देख लेते हैं। फ़ेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, इसमें समाचार के प्रमुख स्रोत बनाए गए हैं, हालाँकि इनमें अफ़वाह और गलत सूचना का खतरा अधिक होता है। वो तो हमने देखा ही है कि अगर कोई चीज़ हो भी जाती है तो उसकी कितनी वीडियो, फेक वीडियोज़ और पता नहीं कितनी एनिमेटेड वीडियोज़ बन-बन के आ जाती हैं जो कि हमारे को भी प्रभाव डालती हैं। इंटरनेट और डिजिटल मीडिया भी आपको पता ही है, ठीक है?
तो इस प्रकार से है जो आप बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो अगला प्रश्न आता है वो शिल्प के स्तर पर प्रभावी लेखन की विशेषता स्पष्ट कीजिए। लेखन केवल विचारों को अभिव्यक्त नहीं करता बल्कि उनके प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की कला भी है। जब लेखक अपने विचारों को स्पष्ट, सुंदर और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है तब लेखन प्रभावी बनता है। प्रभावी लेखन में विषय वस्तु के साथ साथ शिल्प का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। शिल्प से आशय लेखन की शैली, भाषा, संरचना, प्रस्तुति और अभिव्यक्ति की तकनीक से है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो लेखन होता है वो केवल विचारों को ही नहीं दर्शाता बल्कि उसके प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की कला भी है, कि किस तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाएगा वो भी ये बताता है। तो भाषा की सरलता जो यहाँ बताई गई है वो है प्रभावी लेखन की भाषा सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, बोधगम्य होनी चाहिए। कठिन और जटिल शब्द पाठक की रुचि कम कर देते हैं। उदाहरण के लिए सरल भाषा पाठक को विषय समझाने में सहायता करती है। स्पष्टता की बात करें तो लेखन में विचार स्पष्ट होने चाहिए, ठीक है। और तारतम्यता हो गया, शुद्धता हो गई, रोचकता हो गई, उपयुक्त शैली हो गई। इसमें से कोई भी आप 4 या 5 लिख सकते हैं, इतने जो है इनफ है, ठीक है। तो ये शिल्प के स्तर पर प्रभावी लेखन की विशेषताएं बताई गई हैं कि भाई किस तरीके से जो है लेखन हमारा काम आता है। जैसे विस्तार से लेखन बोझिल हो जाता है, प्रभावी लेखन में कम शब्दों में अधिक शब्द व्यक्त किए जाते हैं। विचारों को क्रमबद्ध और तरीकी होना आवश्यक है। एक विचार से दूसरे विचार स्वाभाविक रूप से जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, उससे कनेक्शन उसका होना चाहिए, ठीक है। जैसे मौलिकता है, मौलिकता में आता है लेखन में नवीनता और मौलिक विचार होने चाहिए। मौलिक लेखन पाठक पर गहरा प्रभाव डालता है। उद्देश्य परकता जो होता है, लेखन का स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए, मतलब जो भी लेखन है उस पर स्पष्ट मतलब क्लियर होना चाहिए कि उद्देश्य क्या है। लेखन को ये ज्ञात होना चाहिए कि वह क्या संदेश देना चाहता है, मतलब क्या चीज़ वो लोगों तक पहुँचाना चाहता है, वो भी बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। प्रभावी लेखन में शिल्प का महत्व क्या है कि पाठक को आकर्षित करता है, ठीक है, विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है, संप्रेषणता को प्रभावी बनाता है, लेखन को सौंदर्य प्रदान करता है, पाठक पर स्थायी प्रभाव छोड़ता है। तो इस प्रकार से आप जो है लिख सकते हैं और इसके यहाँ पे कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं वो भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है शब्दों के अर्थ पक्ष का वर्णन कीजिए। भाषा में शब्द केवल ध्वनि का समूह नहीं होते बल्कि वह अर्थ को व्यक्त करने का माध्यम भी है। मतलब जो भी हमारी भाषा है, ठीक है, वो सिर्फ हमारी ध्वनि को ही ना बता के उसका अर्थ भी बताते हैं और उनके माध्यम भी बताते हैं कि किस माध्यम से हम उसका अर्थ बता रहे हैं। शब्द के जिस पक्ष में उसके अर्थ का बोध होता है उसे अर्थ पक्ष कहा जाता है। किसी भी भाषा के प्रभावशीलता उसके शब्दों के अर्थ पर निर्भर करती है। यदि शब्दों को सही अर्थ समझा ना जाए तो संप्रेषणा सफल नहीं होती। जैसे यहाँ पे कुछ अर्थ के आधार पर शब्दों का प्रमुख प्रकार है, जैसे अनेकार्थी शब्द आपने पढ़े होंगे, पर्यायवाची आपने पढ़े होंगे, एक मिनट, विलोम शब्द भी पढ़े होंगे। अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं? ये एक प्रमुख कारण है, सॉरी प्रकार है, किसका? आधार पर शब्दों का। ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं, बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जैसे कल का अर्थ बीता हुआ दिन और आने वाला दिन दोनों हो सकता है। पर्यायवाची शब्द जो होते हैं जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं, उसको हम पर्यायवाची कहते हैं। पर्यायवाची हमने 2-2 3-3 अच्छे से याद कर रखे हैं, जैसे के लिए जल, उदाहरण जल, नीर, पानी, इस प्रकार से। विलोम शब्द यानी उनके जो अर्थ होते हैं, मीनिंग होते हैं, वो बिल्कुल विपरीत होते हैं, उल्टे होते हैं, जैसे सुख का दुख होना, दिन का रात होना, बिल्कुल अपोजिट, तो उसे हम विलोम शब्द का नाम देते हैं। रूढ़ और यौगिक अर्थ में क्या आता है? इसमें बताया कुछ शब्दों का अर्थ स्थिर होता है जबकि कुछ अर्थ अनेक घटकों से बनते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आता है वर्णनात्मक लेखन की विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे मतलब पूछा गया और उसकी विशेषताएं पूछी गई हैं। तो वर्णनात्मक लेखन वह लेखन शैली है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या घटना हृदय का विस्तृत और संजीव चित्र प्रस्तुत होता है। मतलब उसका चरित्र, कैरेक्टर दिखाई देता है, किसी व्यक्ति का, इंसान का, जगह का, स्थान का या किसी भी चीज का। उसके उद्देश्य पाठक के समान ऐसे चित्र उपस्थित करना होता है जिसे वे विषय को प्रस्तुत अनुभव कर सके। जिस प्रकार लेखन साहित्य, यात्रा, वृत्तांत, स्मरण और पत्रकारिता में अधिक प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। जैसे वर्णनात्मक लेखन की प्रमुख विशेषताएँ क्या है? संजीवता। इसमें बताया गया है कि वर्णनात्मक लेखन का सबसे महत्वपूर्ण गुण संजीवता है। लेखन अपने शब्द को के माध्यम से विषय का जीवित चित्र प्रस्तुत करता है। समपक्षता में आता है वर्ण स्पष्टता और सरल होना चाहिए ताकि पाठक आसानी से समझ सके। क्रमबद्धता है, भावनात्मक है, यानी जो हमारे विचार हैं, जो हमारे साथ जो घटनाएँ होती हैं, का क्रम तर्कित होना चाहिए। ठीक है, भावनात्मक मतलब लेखक के भावनाओं को संवेश होता है, जिसके पाठक विषय में जुड़ाव महसूस करता है। मतलब जब भी कोई शब्द हम बोलते हैं, उसमें ये चीज़ों को हम फ़ील करते हैं, भावनाओं को। कल्पनाशीलता में आता है, लेखक अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके वर्णन को आकर्षक बनाता है। मतलब जो भी शब्द होते हैं, आपने देखा होगा कि जो भी लेखक होते हैं, जो भी चीज़ लिखते हैं, अपनी जो कल्पनाएँ हैं, उनको वो शक्ति का प्रयोग करके वर्णन को, जो भी वर्णन हो रहा है, उसको आकर्षक बनाते हैं, ठीक है? ताकि ज़्यादा इंटरेस्ट आए। इंद्रबोध में आता है, वर्णन में हृदय, ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श का अनुभव कराया जाता है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। भाषा का सरलता क्या है? भाषा सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए ताकि पाठक की रुचि बनी रहे। देखो, लैंग्वेज जितनी आसान होगी, सरल होगी, ईज़ी होगी, हमें समझना उतना आसान होगा, हम इंटरेस्ट भी लेते हैं ना पढ़ने में। अगर यही कठिन होगी, नहीं समझ आएगी, तो हम थोड़ा-सा पढ़ेंगे, फिर हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं? इस पत्र का नमूना प्रस्तुत कीजिए। अर्ध सरकारी पत्र वह पत्र होता है जो सरकारी अधिकारियों के बीच व्यक्तिगत और औपचारिक दोनों प्रकार के संबंधों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। यानी ये वो अधिकारी हैं जो सरकारी भी हैं, के बीच में, ठीक है, व्यक्तिगत जो होता है और औपचारिक यानी फॉर्मल जो होता है, फॉर्मल रिलेशन जो होता है, उनको संबंध को ध्यान में रखते हुए लिखा जाता है। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यों की सरलता है, शीघ्रता से संपन्न करना होता है। इससे सरकारी पत्रों की औपचारिक करता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्ध सरकारी पद की कुछ विशेषताएँ हैं, कुछ यहाँ पे फ़ायदे हैं। भाषा सरल और शिष्ट होती है, सरकारी कार्यों में संबंध होता है, औपचारिक और आत्मीयता दोनों का संभव होता है, पत्र संदेश और स्पष्ट होता है, इससे त्वरित कार्यवाही की अपेक्षा रहती है। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि जो अर्ध सरकारी पत्र है बहुत ईज़ी और स्पष्ट होता है, सरकारी कार्य से संबंधित होता है, मतलब उससे रिलेटेड है ये, औपचारिकता मतलब फॉर्मल है, और आत्मीयता दोनों का ही संभव है। अर्ध सरकारी पद का नमूना कुछ इस प्रकार से होता है, जो कि यहाँ बना हुआ है। सबसे पहले लिखा जाता है सेवा में, जिला शिक्षा लिखा गया, जो भी जगह है वो, दिनांक, प्रिय महोदय, ये सब तो आपको पता ही होगा। आपको ज्ञात होगा कि जिले में अनेक विद्यालयों में पुस्तकालयों को की पुस्तकें की कमी की शिकायत चल रही है, यानी कि बहुत दिक्कतें आ रही हैं। किताबों से रिलेटेड विद्यार्थियों को अध्ययन संबंधी आवश्यकताओं में ध्यान रखते हुए आवश्यक पुस्तकों का शीघ्र व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो पढ़ पाएँ। अंत अपने अनुरोध है कि विषय में आवश्यक कार्यवाही जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे बताया गया है, और ये एक स्कूल के ऊपर बताया गया है, ठीक है। उसके एग्जाम्पल्स आपको जो है, उदाहरण जो है वो दिए गए हैं, ठीक है। फिर जो है यहाँ पे जो बताया गया है, अंत आपसे अनुरोध है कि विषय में आवश्यक कार्यवाही करते रहें, संबंधित विद्यालयों में निर्देश जानकारी मिलती रहे। और आखिरी में जो लाइन हमें लिखनी होती है, वो लिखनी होती है कौन-सी? प्रधानाचार्य जिसको भी हम लिख रहे हैं, और जो भी विद्यालय का नाम है, ये सब। अगला प्रश्न जो आता है, वो आता है, समाचार की भाषा को वर्णन करते हुए विभिन्न दोनों में प्रयुक्त भाषा पर प्रकाश डालिए। कि जो समाचार की जो भाषा है, वह भाषा होती है जिसके माध्यम से समाचार जनता तक पहुँचाया जाता है। मतलब जो भी समाचार है वो जनता तक, पब्लिक तक पहुँचता है। समाचार भाषा का मुख्य उद्देश्य यही है, जो भी सूचना है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, बहुत ईज़ी हो, प्रभावशाली हो, ताकि हमें समझ आए और हम उस पे काम करें। समाचार भाषा की विशेषताएँ क्या हैं? सरलता का होना, स्पष्टता, उसके बाद आता है क्षणिकता, निष्पक्षता, रोचकता। ये सब चीज़ें हैं जो मैंने ऊपर भी बताई थी। अगला प्रश्न आता है, यहाँ पे शब्दों के महत्व को बताते हुए भाषा के सामाजिक स्तर भेद को स्पष्ट कीजिए। अब भेद को यहाँ स्पष्ट करना है, तो यहाँ पर जो है भाषा मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संचार है, ठीक है। मुख्य
अपने विचारों, भावनाओं, अनुभव, ज्ञान भाषा माध्यम व्यक्त करता है। भाषा का आधार शब्द होता है। भाषा का जो भी आधार है, रिलेशन है, जो भी लिंक है, वो शब्द होता है। शब्दों के बिना भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब शब्द ही नहीं होंगे तो भाषा की हम कैसे उसको इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है? शब्द केवल ध्वनि का समूह, ये ऊपर मैंने बताया भी था। शब्दों का प्रमुख महत्व यही है, ज्ञान का प्रसार है, हमें ज्ञान मिलता है, सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है इससे, संस्कृति के वाहक हमें पता चलते हैं कि किसी भी शब्द किसी समाज की संस्कृति, परंपरा और इतिहास का व्यक्त करते हैं, ठीक है? इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये दिया गया आधार जैसे शिक्षा है, तो शिक्षित और अशिक्षित लोगों की भाषा में अंतर होता है। जो पढ़े लिखे होते हैं और जो ना पढ़े लिखे, उनमें अंतर आपको देखने को मिलता है। क्षेत्र की बात करूँ तो इसमें आता है विभिन्न क्षेत्रों की बोलियां और उच्चारण विविधता होती है, मतलब डिफरेंसेस होते हैं। संस्कृति, ये सब आप जो है लिख सकते हैं बना बना के। अगला प्रश्न जो आता है वो आता है वाक्य तथा वार्तालाप की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जैसे भाषा है, ये मैं ऊपर से ही पढ़ाती आ रही हूँ आपको कि जो भाषा है बहुत प्रभावशाली माध्यम है। बिना भाषा के हम किसी से बात नहीं कर सकते, कुछ समझ नहीं सकते और अपने मन की जो भावनाएं हैं उसको व्यक्त नहीं कर सकते। तो वाक्य का अर्थ क्या है? विद्यार्थी विद्यालय जा रहे हैं। ये वाक्य पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। मतलब कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो बिल्कुल साधारण होते हैं और उनका कुछ मतलब होता है, तो हमें जल्दी समझ आता है। वाक्य की विशेषता क्या है? पूर्णता। पूर्णता में आता है वाक्य का अर्थ पूर्ण होता है। और क्रमबद्धता में आता है शब्द उचित क्रमों में होना चाहिए। एक सीक्वेंस में, लाइन में जब होता है तो समझ आता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मैंने बोला कि आज पार्क, आपको समझ नहीं आया, मैंने बोला आज पार्क गई थी मैं। तो ये पूरी जो जो लाइन है, जो शब्दों से मिलकर एक जो स्पष्टता समझ आई है, वाक्य का अर्थ स्पष्ट हुआ है, तो वो हमें क्रमबद्धता भी समझ आई, उसमें शुद्धता भी समझ आई, यानी कि व्याकरण और वर्तनी की जो शुद्ध बनाता है उसको। ये सब वाक्य के आधार पर है। जैसे यहाँ पे वाक्य के प्रकार बताएं, जैसे विधानवाचक है, प्रश्नवाचक है, आज्ञावाचक है और विस्मयवाचक है। तो यानी कि विधानवाचक में आता है राम विद्यालय जाता है। फिर अगला, क्या तुम विद्यालय जाओगे? कृपया बैठ जाइए। वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो इस प्रकार से है। वार्तालाप का अर्थ जो होता है, यानी वार्तालाप की विशेषता है क्या? सरलता, फिर से वही स्पष्टता है, वही सारे सेम पॉइंट्स आप लिख सकते हैं और इनका डिफरेंस कर सकते हैं जिनको शॉर्ट में करना है, ठीक है? अगला जो आता है समाचार लेखन और समझता की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। ये वही है जो मैं ऊपर करा चुकी, लगभग वैसा ही सेम है, तो आप इसको स्किप कर दें। अगला प्रश्न आता है आख्यान परक लेखन को विस्तृत परिचय दीजिए। तो आख्यान परक लेखन वह लेखन शैली है जिसमें किसी घटना, अनुभव, कथा या प्रसंग को क्रमबद्ध और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। आख्यान का अर्थ है कहानी या घटना का वर्णन। कोई भी कहानी हो सकती है, कोई भी घटना जो घटित हुई है उसका वर्णन हो सकता है, एक्सप्लेनेशन हो सकती है। इस प्रकार के लेखन में घटनाओं का विस्तार, पत्रों का चित्रण और भावनात्मक अभिव्यक्ति प्रमुख होती है। जैसे साहित्य, कहानी हो गई, कोई आत्मकथा हो गई, ऐसे। आख्यान परक लेखन की विशेषताएं क्या? घटनाओं का क्रम हमें दिखाई देता है और रोचकता होती है। लेखन पाठक की रुचि बनाए रखता है। जो भी लिख रहा है वो पाठक जो है वो उसको पढ़ेगा तो उसकी रुचि बनी रहे, पढ़ता रहे, वो इंटरेस्ट भी रहे। पत्र चित्रण में आता है पत्रों के स्वभाव और व्यवहार का वर्णन किया जाता है। कि पत्रों का स्वभाव कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है। भावनात्मक में आता है भावनाओं और अनुभवों को अभिव्यक्ति होता है, यानी जो भी मन में थॉट्स हैं, भावनाएं हैं, हमारा एक्सपीरियंस है, उनकी बारे में बताया जाता है। कल्पनाशीलता में आता है लेखक अपनी कल्पना शक्तियों का प्रयोग करता है, यानी जो भी लेखन जो है अपनी कल्पना शक्ति को प्रयोग करता है। तो ये मैंने ऊपर पढ़ाया आप लोगों को, इस तरीके से आप जो है लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर डिफरेंस भी है लिखा हुआ, जैसे कि यहाँ पर है आख्यान परक है और वर्णनात्मक लेखन है। तो ये जो होता है वो घटना और कथा के केंद्र होते हैं और ये जो है दृश्य और स्थिति होता है। ये कहानी आधारित, ये चित्रण वर्णन, मतलब जो कहानी के ऊपर बनाया जाता है, और ये चित्रणात्मक वर्णन होता है। ये मनोरंजन और संदेश देता है, जबकि ये हमारा अ, जो दृश्य प्रस्तुत करता है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है शब्दों की समूलता का सिद्धांत एवं अनुवाद की प्रक्रिया संप्रेषण
से किस प्रकार जुड़ी हुई है। तो देखो भाई, अनुवाद क्या है, एक भाषा के विचारों में दूसरी भाषा के समान अर्थ के साथ प्रस्तुत करने वाला है, ठीक है। जैसे इसमें आया उदाहरण के लिए अंग्रेजी शब्द जो है वो एजुकेशन की हिंदी में शिक्षा समतुल्य शब्द है। यदि अनुवाद में सही समतुल्य शब्द का चयन ना हो तो अर्थ बदल जाता है। तो ठीक है, तो इसका हम देखते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है, समूलता के प्रकार हैं शब्दायिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक। तो जैसे शब्दों को सीधे अर्थ का अनुवाद ये होता है, भाव और उद्देश्य का अनुसार अनुवाद ये है, शारीरिक संबंध के अनुसार शब्द जो है वो चयन होते हैं। अगला जो आता है वो आता है अनुवाद और संप्रेषण का संबंध। जैसे ज्ञान और सूचना का आदान प्रदान, एक्सचेंजमेंट जो होता है ज्ञान का, जो हमारी नॉलेज है या जो हमारी इंफॉर्मेशन है उनका जो आदान प्रदान संभव होता है वो होता है। विविध संस्कृतियों में संवाद संपिष्ट होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अगला आता है प्रभावी लेखन जो होता है, उसके लक्ष्य के विस्तृत वर्णन कीजिए। प्रभावी लेखन जो होता है, जो प्रभाव डालता है, ऐसे लेखन जो पाठक तक विचारों और भावनाओं को स्पष्ट, रोचक और प्रभावशाली ढंग से पहुंचाता है। इसका मुख्य उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं बल्कि पाठक को प्रभावित करना और संप्रेषण को सफल बनाना होता है। मतलब उसको हमने उसके गोल तक पहुंचाना है, प्रभावी होना चाहिए। इस प्रकार से प्रभावी लेखन होता है। जैसे विचारों का स्पष्ट संप्रेषण, जैसे कि प्रभावी लेखन जो होता है मुख्य लक्ष्य विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है कि उसका गोल क्या है, क्या होना चाहिए, ताकि पाठक आसानी से समझ सके कि ऐसा ऐसा गोल होना चाहिए। पाठक को प्रभावित करना यानी लेखन ऐसा होना चाहिए जो पाठक के मन पर सकारात्मक प्रभाव डाले, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले, ना कि नेगेटिव। जानकारी प्रदान करना, लेखन के माध्यम से सही और उपयोगी जानकारी दी जाती है, गलत देगा तो कोई फायदा नहीं है। जागरूकता उत्पन्न करना यानी सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक विषयों पर लेखन लोगों को जागरूक बनाना चाहता है, उसको अवेयरनेस स्प्रेड करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता हो। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम किसी भी तरह की जानकारी लेते हैं तो हम आगे के लिए सतर्क रहते हैं। मनोरंजन करना यानी कहानी, कविता, साहित्यिक लेखन का उद्देश्य पाठक को मनोरंजन करना भी होता है ताकि वो मनोरंजन जो है वो कर पाए। बाकी सारे पॉइंट वही हैं। शब्दों के विविध स्रोतों का वर्णन करना है। शब्द के बारे में अगर बात करें तो होता है तत्सम शब्द, आपने पढ़े होंगे, तद्भव भी पढ़े हैं, देशक शब्द भी हैं, विदेशी शब्द भी हैं और तकनीकी शब्द भी हैं। यही डिफरेंस देख लो, बहुत है। तो इसमें जो बताया गया है वो बताया गया तत्सम शब्द जो होते हैं, जो शब्द संस्कृति से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में लिए गए हैं, कोई परिवर्तन नहीं किया, एज इट इज उठाए गए हैं, उसी को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि विद्यालय, सूर्य, मानव, ये सारे संस्कृत से लिए गए हैं और इनमें कोई बदलाव नहीं है। इनकी विशेषता यही है, साहित्य है, औपचारिक भाषा में अधिक प्रयोग भी होते हैं। तद्भव शब्द जो होते हैं संस्कृत शब्दों में परिवर्तन रूप से तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे संस्कृति में आग को इस प्रकार से लिखा गया, तो यहाँ पे आ गया, दंत का दांत हुआ, कर्ण का कान हुआ। तो वो जो बोलचाल की भाषा में अधिक प्रचलित तो हैं लेकिन ये चेंज करके आए हैं। देशक शब्द वो होते हैं जो शब्द स्थानीय बोलियों और जन भाषा से उपयुक्त हुए हैं। जैसे खटिया, लोटा, पगड़ी, ये सब देशज शब्द हैं जो कि वो शब्द हैं जो स्थानीय बोलियों और जन भाषा से उपयुक्त हुए हैं, भाषा में सरलता स्थानीय लाते हैं। विदेशी शब्द कौन से होते हैं, अन्य भाषाओं से हिंदी में लिए गए हैं। जैसे किताब, अदालत, ये सब हिंदी भाषा से लिए गए हैं, भाषा को समृद्ध और आधुनिक बनाते हैं। तकनीकी शब्द कौन से हैं, जो कि विज्ञान और तकनीक के विकास से नए शब्द बनाए गए, जैसे कि उपग्रह, इंटरनेट, ये सब विज्ञानी और तकनीकी ज्ञान को व्यक्त करने में सहायक है। तो इस प्रकार से जो आप लिख सकते हैं। फिर आता है वार्तालाप से आप क्या अभिप्राय हैं, क्या समझते हैं। वार्तालाप चर्चा का विस्तृत विवेचन कीजिए। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, भावनाओं, सूचनाओं को आदान प्रदान का वार्तालाप है। वार्तालाप क्या होता है, एक तरीके से आप किसी से क्या कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो। दो या दो से ज़्यादा लोग जब बैठते हैं तो अपने मन के विचार, अपनी अपनी भावनाएं, अपने अपने थॉट्स, अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को देते हैं, एक्सचेंज करते हैं। तो उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, वार्तालाप कहते हैं। दैनिक जीवन में मनुष्य परिवार, मित्रों, विद्यालय, समाज में निरंतर वार्तालाप करता है। हर जगह से हम कुछ ना कुछ अलग सीखते हैं। वार्तालाप के प्रमुख विशेषताएं क्या है, सरलता होती है। ये वही सारे हैं पॉइंट्स, आप सेम लिख सकते हैं। शीर्षता हो गई, संप्रता हो गई, स्वाभाविकता हो गया, ये इस प्रकार से हैं जो कि
वार्तालाप के जो महत्वपूर्ण हैं जो महत्व है वो यही है कि हमारा जो सामाजिक संबंध है, रिलेशन है सोसाइटी से, वो मजबूत होता है, आदान-प्रदान भी होता है, हमें चीज़ों के बारे में जो नहीं पता वो हमें पता चलता है, समस्या और समाधान भी निकलते हैं, व्यक्तिगत विकास भी होता है इससे। ठीक है, औपचारिक, अनौपचारिक वार्तालाप आप लोगों को पता ही होगा। औपचारिक तो वही होता है जो कि फॉर्मल है, जैसे कि स्कूल, कॉलेज में होता है, फॉर्मल बात जो होती है। अनौपचारिक जो मित्रों और परिवार के बीच होती है, इनफॉर्मल। समूह वार्तालाप जो होती है, कई भी जो व्यक्तियों के बीच में चर्चा होती है। टेलीफ़ोनिक मतलब दूरभाष के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से हम एक-दूसरे से। अगला प्रश्न आता है, अनुवाद की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए कि जो अनुवाद होता है, एक भाषा में व्यक्त विचारों में दूसरी भाषा में समान अर्थ और भाव के साथ प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को अनुवाद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है अनुवाद केवल शब्दों को परिवर्तन नहीं करता, यानी सिर्फ हमारे शब्द ही नहीं बदलता, बल्कि उसका अर्थ, उसका मीनिंग जो है या फिर उसके भाव जो है, उन सबको संरक्षित रखते हुए संदेश को दूसरी भाषा में प्रस्तुत करता है। जैसे मूल पाठ को समझना। अनुवादक पहले स्रोत भाषा को पाठ का अर्थ और भाषा और उद्देश्य समझाता है। शब्द चयन जो होता है, शब्द को जो हम चूज़ करते हैं तो लक्ष्य भाषा से उचित और समतुल्य शब्दों को चयन किया जाता है, ठीक है? भाव अनुसार प्रस्तुति में आता है, केवल साप्ताहिक अनुवाद नहीं बल्कि भाव अनुसार अनुवाद किया जाता है, ठीक है? इस प्रकार से जो हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया प्रकार और विवरण बताया गया। साप्ताहिक अनुवाद वो होते हैं, शब्द प्रति शब्द अनुवाद बोल सकते हैं। भावानुवाद जो होता है, भाव के अनुसार अनुवाद होता है। तकनीकी अनुवाद जो होता है, वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों के का अनुवाद होता है। अनुवाद का महत्व क्या है, क्यों हम अनुवाद पढ़ रहे हैं? तो विज्ञान का प्रचार करता है, ठीक है? यानी जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसका प्रचार, उसकी फैलावट करता है। विविध संस्कृतियों को जोड़ता है, बहुत सारी संस्कृति को एक साथ जोड़ के रखता है। शिक्षा और साहित्य में सहायक होता है, जो हमारी एजुकेशन है, ये साहित्य है, उसमें सहायक होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करता है, ठीक है? उदाहरण समझो तो अच्छे से समझ आएगा। देखो, उदाहरण के लिए अंग्रेजी की वैज्ञानिक पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होता है। मतलब जो अंग्रेजी उदाहरण के लिए बताया गया, जो अंग्रेजी की वैज्ञानिक पुस्तकें हैं, उनको हिंदी में भी अनुवाद मीनिंग लाया गया है, सो दैट जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए समझना आसान हो। अनुवाद भाषाई दूरी को कम करता है, ठीक है? और प्रभावी बनाता है। तार्किक लेखन की प्रक्रिया को जो है यहाँ स्पष्ट करना है। तार्किक लेखन वह लेखन है जिसमें विचारों का तर्क आता है, प्रमाण आता है, उसका रिजल्ट क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, तार्किक लेखन में भावनाओं को अपेक्षा बुद्धि और विवेक को अधिक महत्व दिया जाता है। यह निबंध, संपादकीय, शोध लेख, आलोचनात्मक लेखन में उपयोगी होता है। तार्किक लेखक की प्रक्रिया क्या है? विषय चयन है, ठीक है? वैसे तो मैं हिंदी पढ़ाती नहीं हूँ, ठीक है? बट मैंने इस बार सोचा है कि मुझे सब कुछ करवाना है, ठीक है? वैसे तो मैं हिंदी की टीचर नहीं हूँ और फिर भी मैं आप लोगों को जो है करवा रही हूँ, ठीक है? तो तार्किक लेखन की प्रक्रिया क्या है? विषय चयन है। ऐसे विषय चुना जाता है जिस पर तर्क प्रस्तुत किया जा सके, मतलब उसका हमें जो है इसमें ये सिखाया गया है कि हमें ऐसा विषय, ऐसा सब्जेक्ट चुनना है जिस पर तर्क प्रस्तुत किया जा सके। जानकारी संग्रह में आता है विषय से संबंधित, सब्जेक्ट से रिलेटेड संबंध, उसका रिलेशन तथा प्रमाण जो है, रिजल्ट जो है वो एकत्र किया जाए, इकट्ठा किया जा सके। विचारों का संगठन में आता है, तर्कों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया जाता है, ठीक है? उदाहरण समझो तो अच्छे समझ में आएगा। जैसे ऑनलाइन शिक्षा के लाभ क्या हैं? अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जब से कोविड आया तब से ऑनलाइन शिक्षा के बहुत अच्छे लाभ हैं। समय की बचत होती है, हमें कहीं आना-जाना नहीं पड़ता, वो टाइम की बचत हो गई, समय की बचत होगी। विद्यार्थी घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकता है, उसको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई गाँव में रहता है और उसको पढ़ना है तो यूट्यूब खोल के या फिर ऑनलाइन पढ़ सकता है। डिजिटल संसाधन जो है, रिसोर्सेज़ जो है, उसका उपयोग संभव हो चुका है कि घर बैठे-बैठे हम पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, रचना करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? रचना लेखन एक सृजनात्मक प्रक्रिया है जिसमें माध्यम से लेखक अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करता है। मतलब जो लेखक है, जो लिख रहा है,
वो अपने मन के भावों को, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके थॉट्स, उसकी नॉलेज, उसके विचार, उसकी सोच, वो उसमें बताता है। उसको हम रचना लेखन कहते हैं। प्रभावी रचना के लिए केवल विषय ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बल्कि भाषा, शैली, हर एक चीज का विशेष महत्व उसमें होता है, क्योंकि एक चीज से बात नहीं बनती। एक्सपीरियंस हो गया, नॉलेज हो गई, इन सब चीजों से भी वो जो है रचना लेखन करता है। विषय की स्पष्ट समझ, लेखक को विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए ताकि वह सही ढंग और प्रभावी ढंग से लिख सके, क्योंकि वो उस प्रभावी अच्छे तरीके से लिखेगा तो ही तो उसको पढ़ने वाला उसमें इंटरेस्ट लेगा और चीजों को समझ पाएगा। उद्देश्य का निर्धारण क्या है? रचना का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। सूचना देना यानी इंफॉर्मेशन देना, प्रेरित करना, मनोरंजन करना यानी कि उसको एंटरटेन करना, ताकि उसको इंटरेस्ट आए। अगर वो लिखने का ढंग अच्छा नहीं है लेखक का, और वो अच्छे से नहीं समझा पा रहा, उसको नॉलेज नहीं है, तो उसे कोई नहीं पढ़ेगा। भाषा की सरलता होनी चाहिए, बहुत सहज, ईज़ी और अच्छे से मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि पढ़ते ही समझ आ जाए। विचारों की क्रमबद्धता यानी कि विचार तार्किक हो और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। एक सीक्वेंस, एक लाइन और जो मीनिंग है उसको दिखाए। शुद्धता होनी चाहिए, मौलिकता होनी चाहिए उसमें, यानी कि अ, अच्छे से पढ़ के चीज़ों के बारे में हम जाँच कर सकें, पढ़ सकें, उसको महसूस कर सकें। रोज कथा में आता है उदाहरण के लिए मुहावरे और सुंदर शैली से रचना आकर्षक बनती है। ठीक है। अगला आता है टिप्पणियां हैं। विषय की सीमा निर्धारण, यानी कि इस पे टिप्पणियां करनी है। इसमें जो है बना बना करके जो है लिखना है। इसमें कोई सा भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि यही आएगा। इसमें से जो लगभग सेम ही है, तो अब मैं इसको छोड़ूंगी। जो जो सेम है, जो अलग है, वो मैं करा दूंगी। ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो आखिरी प्रश्न है, इसी प्रकार से आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है। टिप्पणी के लिए तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है। विषय की सीमा निर्धारण है। ठीक है। विषय के ऊपर आपसे कुछ पूछा गया तो आप पढ़ सकते हो। सार लेखन आया है जैसे, ठीक है। और भाव के बारे में आप यहाँ पे प्रस्तुत करोगे। स्थिति या दशा का वर्णन हो गया। ठीक है। सरलता हो गया। ठीक है। ऐसे ऐसे दिए गए मुहावरे आपको मैंने जो है ऊपर भी बताए थे, उस प्रकार से आपको मुहावरे का मतलब बताना है। उसके दो तीन, जैसे ये मैंने करा दिया। अनौपचारिक पत्र के बारे में पूछा, ठीक है, वो भी आप कर लोगे। भाव के बारे में भी काफी अच्छे से पढ़ाया मैंने। प्रभावी लेखन के बारे में पढ़ाया। मतलब वही पूरे किताब में से कुछ भी पूछ सकता है, शॉर्ट नोट है ये। मसूदा लेखन, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। विराम चिन्ह जो होता है वो क्या है, इसके बारे में कौन कौन से होते हैं, वो सब लिखने हैं। जैसे इसमें थोड़ा ये टॉपिक थोड़ा सिमिलर है, बाकी तो सब मैंने पढ़ा दिए। विराम चिन्ह जो होता है एक तरीके से संकेत चिन्ह होता है, जिसका प्रयोग लेखन में वाक्यों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। ये पढ़ने और समझने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे हिंदी भाषा में प्रमुख विराम चिन्ह जैसे पूर्ण विराम ऐसे लगता है। ठीक है। सेंटेंस के आखिरी में अल्प विराम जो होता है वो ये कॉमा। प्रश्नवाचक चिन्ह ये इस तरीके से कोई प्रश्न पूछा है क्या कर रहे हो आप, तो पीछे ये लगा दिया। ठीक है। उदाहरण चिन्ह जो होता है वो इस प्रकार से लगाया गया। ठीक है। उदाहरण के लिए तुम कहाँ जा रहे हो, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पत्र को जो है वो स्पष्ट करता है कि हमने कुछ पूछा और उसके पीछे हमने जो है क्वेश्चन मार्क लगाया, यानी कि विराम चिन्ह लगाया। वाक्य को स्पष्ट बनाता है, वाक्य में अर्थ में भ्रम दूर करता है। जो हमारे माइंड में जो एक थॉट्स आ जाते हैं, भ्रम आ जाता है, वो दूर कर देता है। पढ़ने में सुविधा देना, भाव और लय प्रकट हो जाता है इसमें। इस प्रकार विराम चिन्ह भाषा की शुद्धता और स्पष्टता बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इस प्रकार से ये था जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। बाकी तो किताब में जो जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं उसी से है। जैसे भाव के बारे में पढ़ा दिया, सार लेखन हो गया। ठीक है। विषय की सीमा, ऐसे कोई भी आ सकते हैं, तो आप बना के लिख सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा वन शॉट जो मैंने कंप्लीट करा है। पूरे किताब के हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। और ये आप लोगों के जून 2026 दिसंबर 2026 के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट थे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।